मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। जिया ने उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में खींच लिया और जल्दी से कर को भगाने लगी। अर्णव ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, हमें, खास करके तुम्हें कुछ करना है। जिया ने कहा, मेरे 3 साथी अस्पताल में एडमिट है, स्थिति गंभीर है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। हालांकि वो हमेशा से ही अर्णव के खिलाफ रहा है, फिर भी जिया को उसके मेडिकल कौशल पर बहुत भरोसा थी। मिस, उन्हें क्या डॉक्टर को दिखाने देना ठीक नहीं है, मुझ जैसे छोले छाप को? इतना सुनते ही जिया उसे घूर कर देखा, मानो कह रही हो, क्या भाव खा रहे हो? अहम, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि स्थिति क्या है। अर्णव ने पूछा। जिया के ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छे हैं और उन्होंने गाड़ी चलाते हुए कहा, हाल ही में हमारे सिटी के दक्षिणी सेंट्रल एरिया में, जो कि राजगढ़ कृत्रिम झील के बाहर नेचर गार्डन के बगल में, एक नया कम्युनिटी का विकास कार्य चल रहा है, जिसे इन हेवन कम्युनिटी कहा जाएगा। मूल रूप से वहां का वातावरण बहुत अच्छा था और कंस्ट्रक्शन भी अच्छा चल रहा था। हालांकि जैसे ही कम्युनिटी का काम पूरा होने वाला था, एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने लगी। अर्णव ने कहा, क्या इसका आपके सहकर्मियों के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने से कोई लेना देना है? बेशक ये मायने रखता है। बस चुपचाप मेरी बात सुनो, बीच में टोको मत। अर्णव आज्ञाकारी होकर मुंह बंद कर लिया। जिया ने आगे कहा, 1 महीने पहले इनहेवन समुदाय यानी कि कम्युनिटी के निर्माण स्थल पर एक भयंकर दुर्घटना हुई। एक बहुत ईमानदार कर्मचारी अचानक पागल हो गया और उसने 2 अन्य कर्मचारियों को स्टील के पाइप से पीट पीट कर मार डाला और फिर इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। 1 हफ्ते पहले एक और कर्मचारी पागल हो गया, उसने 3 कर्मचारियों को घायल कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। ये 2 क्रूर घटनाएं एक के बाद एक हुई। निर्माण स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी घबरा गए और उनमें से कई ने वहां काम करने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि काम लगभग पूरा होने वाला है, डेवलपर ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से निर्माण जारी रखने के लिए कर्मचारियों का वेतन को 3 गुना कर दिया। लेकिन कल रात ही एक और क्रूर दुर्घटना फिर से घटी। एक कर्मचारी रात का खाना खाते समय अचानक रसोई घर की ओर दौड़ा, रसोई के चाकू से 2 अन्य कर्मचारियों को मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली। अर्णव ने मुंह सिकोड़ा। अगर ऐसी घटनाएं गलती से होती तो ये उचित होता। 2 घटनाएं स्वीकार्य होंगी, लेकिन इतने कम समय में 2 से ज्यादा समान मामले होना थोड़ा अजीब है। वहां कुछ तो अजीब चल रहा है। जिया ने गंभीर भाव से कहा। यह मामला होने के बाद हमारे कई साथी घटनास्थल की जांच करने रात को वहां गए, लेकिन उनमें से 3 अचानक जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन श्रमिकों की तरह हत्या जैसे घटना नहीं हुई। फिर तो चीजें और अजीब है। पुलिस वालों का मृत्यु ना होना, सिर्फ कर्मचारियों का होना। कुछ तो अजीब है, अर्णव बुदबुदाया। हालांकि आधुनिक अस्पताल ने उन तीनों की पूरी तरह से शारीरिक जांच की। कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन वे बेहोश थे। तुम्हारे चिकित्सा कौशल अच्छी है और तुम मेरे दादाजी के लक्षणों को पहचान कर ठीक भी कर सकते हो। इसलिए मैं मेरे साथियों को दिखाने के लिए तुम्हें लाया हूं। कृपया उनकी निदान में मेरी सहायता करो। अर्णव ने कहा, तुम्हारे मुंह से मेरी प्रशंसा के शब्द सुनना दुर्लभ है। मेरे दादाजी की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं, जिया भाटिया, तुम्हारा बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहकते हुए और सेखी बघारते हुए नहीं देख सकता। अरे, मैं एक शांत व्यक्ति हूं। क्या मैं बहक जाता हूं? शांत और तुम? तथाकथित महत्वहीन वरिष्ठता का दिखावा करके दूसरों का फायदा उठाना, क्या यह शांत और संयमित लोगों का आचरण है? मैं मानती हूं उस दिन अनेक असफल प्रयास के वजह से मैं गुस्से में थी। तुम्हारा और तुम्हारा प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का मजाक उड़ाया, लेकिन वो दिल से नहीं था, बस चिंता के कारण। छोड़ो, मैं किसे स्पष्टीकरण दे रहा हूं। ऐसे भी तुम एक अच्छे चिकित्सक हो। तुम्हारा प्राचीन पद्धति से निदान और चिकित्सा स्वीकार्य है, लेकिन समाज में अनगिनत ढोंगी घूम रहे हैं जो प्राचीन चिकित्सा के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में कोई सामने आएगा और बोलेगा कि मेरे दादाजी की बीमारी प्राचीन चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो सकता है, फिर मैं क्या समझूं? अरे, मैं फिर से क्यों समझाने लगी? ये देखकर कि छोटी लड़की मन में ये सब के बारे में अभी भी घुट रही है, उसे हल्का महसूस करवाने के लिए अर्णव छेड़ते हुए पूछा, मीस, अभी तुमने कहा कि उस समय मुझे डांटना दिल से नहीं था, तो फिर तुम्हारे दिल मेरे बारे में क्या राय रखती है? ये सुनते ही जिया शांत हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अर्णव उस बात को पकड़कर नहीं बैठा है। बात रही अर्णव की बेशर्मी की। गुस्सा होने के बावजूद 2-3 समान घटनाओं के वजह से वो इसकी आदत डालने लगी। वो एक पुलिस वाली थी, लेकिन उसकी एक पुलिस हिना इस लड़के के आगे बेकार थी। फिर भी थोड़ा नखरे दिखाते हुए
उसने पूछा। बेशरम लड़का, ज्यादा बकवास मत करो, बस बताओ, क्या तुम इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? अर्णव ने आत्मविश्वास से कहा। जब तक सांस बाकी है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। जिया ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सहकर्मियों को ठीक कर सकते हो। ये वास्तव में सभी के लिए आसान नहीं है। वे हर दिन जीवन और मृत्यु से गुजरते हैं, और उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जो बूढ़े और जवान हैं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। जल्द ही उसकी स्पोर्ट्स कार राजगढ़ प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में चली गई। अर्णव ने पूछा, क्या क्या आपके सभी सहकर्मियों का इलाज पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल में हो रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूछा, क्योंकि पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल अब कमजोर हो गई है। बहुत से लोग पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पर विश्वास नहीं करते, खासकर इस तरह की अचानक होने वाली बीमारियों के लिए। वे आमतौर पर इलाज के लिए पारंपरिक प्राचीन मेडिसिन का चयन नहीं करते हैं। जिया ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। जब वे कल एक ही समय पर बीमार पड़े तो उन्हें पश्चिमी आधुनिक चिकित्सा वाले सिटी हॉस्पिटल में भेजा गया। दुर्भाग्य से सभी जांचें की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में कैप्टन ने उन्हें पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल में भेजा गया। उम्मीद है कि प्राचीन चिकित्सा के डॉक्टर इस बारे में कुछ कर सकते हैं। आजकल जहां भी वो जाता है, वहां कारों की भीड़ होती है। उसने इधर उधर देखा और कोई खाली पार्किंग स्थान नहीं पाया, इसलिए वो सीधे डिपार्टमेंट के दरवाजे पर चला गया और अर्णव से कहा, ये एक आपातकालीन स्थिति है, पहले मेरे सहकर्मी से जाकर मिलो, मैं पार्किंग स्थान की तलाश करूंगा। अर्णव ने सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे में घुसा, वो दो लोगों से टकरा गया। वे उसकी पुराने परिचित विजय और मोनिका थे। ये देखकर वो दंग रह गया। कल सानवी ने सार्वजनिक रूप से नकली एलवी बैग और ग्रेनाइट ब्रेसलेट का पर्दाफाश किया। तार्किक रूप से उन दोनों को अलग अलग रास्ते पर चले जाना चाहिए था। वे फिर से एक साथ क्यों आ गए? उसी समय दो लोगों ने उसे भी देखा। यह पता चला कि विजय नायडू 2 मिलियन का भुगतान करने के बाद अर्णव से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। फिर मोनिका के साथ रहने से उसे हमेशा बदला लेने की एक दृढ़ भावना महसूस होने के बारे में सोचा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब तक मोनिका के साथ बिस्तर में भरपूर मजा नहीं उठा पाया है। इसलिए उसने मोनिका को ढूंढा और उसे कनेक्शन के माध्यम से राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल में एक इंटर्न के रूप में अपॉइंटमेंट लेने में मदद करने का वादा किया, और स्नातक होने के बाद सीधे यहां नौकरी की व्यवस्था के बारे में भी आश्वस्त किया। हालांकि मोनिका पहले बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके परिवार की स्थिति औसत थी। ऐसे भी आजकल कॉलेज के छात्रों के लिए नौकरी पाना मुश्किल है, और राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है। इसलिए वे लाभ संचालित कारणों से सहमत हुए और वे दोनों आ गए फिर से साथ में। विजय ने इधर उधर देखा और सानवी का कोई निशान नहीं पाया, और फिर उसे राहत महसूस हुई। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्णव ने कहा, अस्पताल तुम्हारे परिवार द्वारा नहीं चलाया जाता है। क्या मुझे यहां जो करने के लिए आया हूं, उसके लिए तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? मोनिका चिल्लाई, तुम सही कह रहे हो। विजय के चाचा यहां के डायरेक्टर हैं, और ये अस्पताल लगभग वैसा ही है जैसे कि ये उनका है। अर्णव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो नकली कंगन जैसे चीज से ठगे जाने के वजह से भावनाओं में बहकर जहर खा लिए थे और यहां इलाज के लिए आए हो? तुम। मोनिका गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, अर्णव, क्या तुम्हारे पास बस एक रेस्तरां ही नहीं है? ज्यादा क्यों फुदक रहे हो? सच बताओ तो, जैसे कि एक प्राचीन चिकित्सा विभाग के छात्र के रूप में मैं आज यहां एक प्राचीन डॉक्टर के रूप में इंटर्नशिप करने की इंटरव्यू के लिए यहां। युवा मास्टर विजय ने पहले ही सब कुछ का व्यवस्था कर ली है। ये बस फॉर्मेलिटी है। आज तो बस औपचारिकता है। ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधे यहां काम कर सकूंगा। दूसरी तरफ तुम मेडिकल के छात्र हो, इंटर्नशिप के लिए भी जगह नहीं पा सकते। मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अर्णव दोनों पोलिश वालों को दिखाने के लिए ऊपर जाने की जल्दी में था। बोलने के बाद वो जल्दी से ऊपर चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए मोनिका ने अपने पैर पटकते हुए कहा, क्या बड़ी बात है? तुम चाहे कितने भी शानदार क्यों न हो, तुम फिर भी ठोकर खाओगे। भूल जाओ, नाराज मत हो। विजय ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो आज इंटर्नशिप इंटरव्यू देने के लिए यहां नहीं होगा, अन्यथा मुझे अपने चाचा से उसे सबक सिखाने के लिए कहना पड़ेगा। मोनिका ने कहा, यानी अगर वो परीक्षा देने के लिए यहां है तो उसे पास नहीं होना चाहिए, इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। इमारत की 4th फ्लोर पर विशेष देखभाल वार्ड में आपराधिक पुलिस दल के कप्तान अभिषेक
पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर विद्याधर और मुख्य चिकित्सक रमन अस्पताल के बेड के चारों ओर इकट्ठा हुए और ध्यान से देखा कि एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पुलिसकर्मी का निदान कर रहा था। बूढ़ा आदमी प्राचीन मेडिसिन हल का वही प्रमुख मिस्टर अखिल थे। 3 लोगों की नाड़ियों का निदान करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति बहुत भारी हो गई। उन्होंने पूछा, पश्चिमी चिकित्सा के निदान के परिणाम क्या है? उपस्थित डॉक्टर रमन ने जल्दी से आगे बढ़कर उत्तर दिया, पश्चिमी चिकित्सा का निदान परिणाम यह है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन शरीर का तापमान कम है, लेकिन इसका कारण नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर अखिल, मेरे ये सभी भाई कैसे हैं? उन्हें कौन सी बीमारी है? मिस्टर अखिल ने कहा, तीनों लोगों की नाड़ी की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। वे सभी यिन और यांग के बीच संतुलन से बाहर हैं और बेहद अव्यवस्थित है। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो वे किसी अशुद्ध चीज से दूषित हो गए होंगे। क्या कुछ अशुद्ध? ये कैसे संभव है? अभिषेक की आंखें हिंसक रूप से चौड़ी हो गई। एक पुलिसकर्मी के रूप में कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर उसे विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर अखिल ने कहा, मैं जिन अशुद्ध चीजों के बारे में बात कर रहा हूं वे यिन दुष्ट आत्माएं हैं। ये यिन ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करने के लक्षण हैं। ओह, अभिषेक ने पूछा, मिस्टर अखिल, क्या आपके पास कोई उपचार विधि है? मिस्टर अखिल ने आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि प्राचीन चिकित्सा मूल रूप से चिकित्सा, मार्शल आर्ट और रहस्यवाद के एकीकरण के बारे में बात करती है। ये अफसोस की बात है कि पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा में मार्शल आर्ट और रहस्य कौशल मूल रूप से खो गए हैं और शेष चिकित्सा कौशल का आधे से अधिक हिस्सा खो गया है। इस बीमारी के बारे में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक ने उदास होकर कहा, मिस्टर अखिल, आप प्राचीन चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। क्या आप मुझे कोई समाधान सोचने में मदद कर सकते हैं? विद्याधर ने तब कहा, हाँ मिस्टर अखिल, इन लोगों की स्थिति बहुत अस्थिर है। भले ही वे राजधानी में स्थानांतरित हो जाएं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होगी। उनका अस्पताल उनके सामने 3 लोगों की बीमारियों के बारे में कुछ नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने मिस्टर अखिल को आमंत्रित किया। अगर मिस्टर अखिल भी ठीक नहीं कर पाएंगे तो चीजें मुश्किल में पड़ जाएगी। मिस्टर अखिल ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इन लोगों को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम केवल मेरे वरिष्ठ गुरु भाई से ही कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। अभिषेक ने उम्मीद से कहा, मिस्टर अखिल, क्या आपका वरिष्ठ भाई इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? मिस्टर अखिल ने प्रशंसा के साथ कहा, बेशक, मेरा वरिष्ठ भाई प्राचीन चिकित्सा का सच्चा उत्तराधिकारी है। उनका चिकित्सा कौशल दिव्य है। दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका वो इलाज न कर सके। डॉक्टर रमन ने कुछ उलझन में पूछा, मिस्टर अखिल, आपका वरिष्ठ भाई कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन चिकित्सा गुरु है? मैंने पहले कभी नहीं सुना कि आपका कोई वरिष्ठ भाई है। मिस्टर अखिल ने गर्व से कहा, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई को प्रसिद्धि और धन की कोई जरूरत नहीं है। यह सामान्य है कि आपने उनके बारे में नहीं सुना है। कैप्टन अभिषेक ने उत्सुकता से कहा, मिस्टर अखिल, स्थिति गंभीर है, इसलिए कृपया उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए आमंत्रित करें। चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी फोन करता हूं। मिस्टर अखिल ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किए। इसी समय दरवाजे पर एक मधुर सेल फोन की रिंगटोन बजी और फिर दरवाजा खुला और अर्णव बाहर से अंदर आया। जब वो दरवाजे पर आया तो उसका सेल फोन बज उठा। जब वो फोन चेक कर रहा था तो वो दरवाजा खटखटाना भूल गया और सीधे वार में चला आया। डॉक्टर रमन मिस्टर अखिल को अपने वरिष्ठ गुरु भाई को फोन करते हुए उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। जब उन्होंने एक युवक को अचानक अंदर आते देखा तो उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, हेलो यंग मैन, आप क्या कर रहे हैं? ये स्पेशल केयर वार्ड है, क्या कोई भी बिना अनुमति के अंदर आ सकता है? जब अर्णव ने मिस्टर अखिल को कमरे में देखा तो उन्होंने फोन रख दिया और कहा, मैं यहां मरीज का इलाज करने आया हूं। डॉक्टर रमन ने कहा, यह एक मजाक है। ये एक पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल है। बिना बालों वाले एक युवक के लिए डॉक्टर होने की आपकी बारी कब आई? बहस सुनकर फोन लगाते हुए जब मिस्टर अखिल पीछे मुड़कर देखे और अपने गुरु भाई को वहां देखकर उत्साहित हो गए, लेकिन अर्णव के प्रति डॉक्टर रमन के रवैये को देखकर भड़क गए और चिल्लाए, डॉक्टर रमन, आपकी इतनी हिम्मत! लेकिन डॉक्टर रमन मिस्टर अखिल की बातें ठीक से नहीं सुना और अर्णव के ऊपर रोब झड़ते हुए आगे कहा, लड़के, क्या आपने नहीं सुना मिस्टर अखिल ने क्या कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां घुस आने की? डॉक्टर रमन ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसने मिस्टर अखिल को गुस्से से कहते सुना, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं डॉक्टर रमन, वो मेरा वरिष्ठ गुरु भाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वरिष्ठ गुरु भाई को अपमानित करने के लिए? मिस्टर अखिल की बातें सुनकर
कमरे में बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये युवक मिस्टर अखिल का बड़ा भाई निकला। सबकी धारणा थी कि मिस्टर अखिल मूल रूप से पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च नैतिक मानकों वाले अनुभवी व्यक्ति थे। उनके बड़े भाई के पास दाढ़ी और भौहें भी होनी चाहिए। वो 20 की उम्र में एक युवा कैसे हो सकता है? डॉक्टर रमन को होश आया और उन्होंने अविश्वास में पूछा, मिस्टर अखिल, क्या आप गलत समझ रहे हैं? क्या ये वास्तव में आपके बड़े भाई हैं? मिस्टर अखिल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आगे बढ़कर अर्णव को प्रणाम किया। इस अखिल की मुलाकात बड़े भाई से हुई है। इस समय सभी के दिल टूट गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके सामने जो दृश्य था वो इतना अपरंपरागत था। मिस्टर अखिल की योग्यता और उम्र के हिसाब से उन्हें अपने सामने वाले व्यक्ति का मास्टर या मालिक होना चाहिए, लेकिन अब वे उन्हें वरिष्ठ कहते रहते हैं, जो वास्तव में अस्वीकार्य है। मिस्टर अखिल ने दूसरों की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने दिल की गहराई से इस वरिष्ठ भाई की प्रशंसा और सम्मान करते थे। अर्णव ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आपने इन लोगों की स्थिति देखी है? हाँ वरिष्ठ भाई, ये सभी लोग बुरी आत्माओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण कोमा में हैं। ये अफसोस की बात है कि मुझे बहुत कम जानकारी है और मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। मुझे अपने वरिष्ठ भाई को कार्रवाई करने के लिए परेशान करना पड़ेगा, मिस्टर अखिल ने कहा और सम्मानपूर्वक अर्णव को रोगी के बिस्तर के पास आमंत्रित किया। अर्णव ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से तीनों लोगों को स्कैन किया और पाया कि उनके शरीर एक ग्रे आभा में लिपटे हुए थे, जो वास्तव में शरीर में प्रवेश करने वाली यिन बुराई का एक विशिष्ट लक्षण था। नोट: श्रोतागण कृपया ध्यान दें, अभी लास्ट 4 से 5 मिनट में 2 चीजों का जिक्र किया गया। पहला यिन ऊर्जा और दूसरा यांग ऊर्जा। ये 2 चीजों को आपको ध्यान देना है। इसका इस्तेमाल आगे बहुत बार होगा। ये कहानी में 2 प्रकार की विपरीत ऊर्जा को संतुलन करने के लिए व्यवहार किया गया है। ये शब्द बिल्कुल काल्पनिक है। आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बस याद रखें, आगे चीजें समझ में आ जाएगा। स्टोरी में वापस आते हैं। आपका निदान सही है बूढ़े भाई। ये लोग वास्तव में बुरी यिन आत्माओं से संक्रमित हैं। कैप्टन अभिषेक को होश आया और उसने कहा, ये डॉक्टर, मेरे इन भाइयों की हालत कैसी है? क्या इनका इलाज आसान है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ सुइयों से और सब ठीक हो जाएगा। बोलने के बाद अर्णव ने चांदी की सुई निकाली और बेहोश हुए पहले पुलिसकर्मी को एक्यूपंक्चर उपचार देना शुरू कर दिया। डायरेक्टर विद्याधर थोड़ा असहज थे। उन्होंने मिस्टर अखिल की आस्तीन खींची और फुसफुसाए, मिस्टर अखिल, क्या आपके ये वरिष्ठ भाई वाकई विश्वसनीय हैं? असंभव रूप से युवा अर्णव को देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या ये बूढ़ा आदमी अखिल बहुत बोले हैं और धोखा खा गए हैं। 20 की उम्र में मुझे डर है कि मैंने पूरा प्राचीन सिलेबस भी याद नहीं किया था। मैं लोगों की बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता था? लेकिन सामने ये लड़का, मिस्टर अखिल ने असंतुष्ट होकर कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि मेरा वरिष्ठ भाई कार्रवाई करते हैं तो वो निश्चित रूप से बीमारी का इलाज करेंगे। ये अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? डायरेक्टर विद्याधर मूल रूप से कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी नजर अर्णव पर पड़ी। उन्होंने अचानक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, ये आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइया विधि है। क्या ये सच है? क्या मैंने इसे गलत देखा? मिस्टर अखिल ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा, बेशक ये सच है। आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइया विधि में मेरे वरिष्ठ भाई विशेषता रखते हैं। बगल में एक प्राचीन चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर रमन स्वाभाविक रूप से दुर्लभ विधि आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइया के मूल्य को जानते थे और उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी। अर्णव ने जो प्रदर्शन किया वो 9 आत्मा पुनर्जीवित एक्यूपंक्चर तकनीकों भूत ऊर्जा भगाने के बीच एक्यूपंक्चर का छठा सेट था। इस तकनीक के माध्यम से उसकी खुद की अराजक ऊर्जा विपरीत प्रभाव के लिए सच्ची यिन या यांग ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। इस पोलिश वालों के शरीर में बुरी यिन आत्मा की ऊर्जा थी, इसलिए अर्णव को उसकी विपरीत खुद की ऊर्जा को मजबूत यांग ऊर्जा में बदलना होगा। आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइया के साथ उसके सामने वाले व्यक्ति के शरीर में मौजूद बुरी यिन ऊर्जा को जल्दी जल्दी से भगाने लगा। 5 मिनट बाद उसने चांदी की सुई वापस ले ली। पुलिसकर्मी, जो गहरी कोमा में था, ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा और कैप्टन अभिषेक से कहा, कैप्टन, मैं यहां क्यों हूं? मेरे साथ क्या गलत है? क्या मुझे सर्वेक्षण स्थल पर नहीं होना चाहिए? अभिषेक ने कहा, सुकेश सामल, तुम आखिरकार जाग गए। तुम घटनास्थल का सर्वेक्षण करते समय अचानक बेहोश हो गए।
इसलिए मैंने तुम्हें अस्पताल भेज दिया था। अब हर कोई अर्णव के चिकित्सा कौशल का कायल हो गए थे। वे इतने सारे थे और यहां तक कि 2 अस्पताल भी उस बीमारी का इलाज करने में असमर्थ थे, जो कुछ ही इंजेक्शन से कुछ मिनटों में ठीक हो सकती थी। मिस्टर अखिल ने गर्व से कहा, कैसा है? जैसा कि मैंने कहा, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे मेरा बड़ा भाई ठीक न कर सके। जल्द ही अर्णव ने बेहोश हुए अन्य 2 पुलिस अधिकारियों को बचा लिया। वे तीनों स्वस्थ थे, मानो वे कभी बेहोश ही न हुए हों। इस समय जिया बाहर से आई और तीनों सहकर्मियों को ठीक होते देखकर चौंक गई। उसने बस थोड़ी देर के लिए कार पार की थी और वे सभी ठीक हो गए थे। सभी को अर्णव के चारों ओर प्रशंसा से घिरा देखकर वो आगे बढ़ी और पूछा, कैसा है? मेरे सहकर्मियों को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, वे ठीक हो गए हैं, अर्णव ने कहा। लेकिन आपको रात में उस जगह नहीं जाना चाहिए। दोपहर में जो करना है कर लेना। हालांकि वो उस इन हेवन कम्युनिटी में कभी नहीं गया था, लेकिन वो अनुमान लगा सकता था कि ये अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान होगा, क्योंकि बेहोश पुलिस वालों के शरीर में यांग ऊर्जा कमजोर थी। इसलिए ये लोग सबसे पहले कोमा में चले गए। अगर वे कुछ समय के लिए वहां रहे होते तो उसे डर है कि शेष लोग भी बुरी ऊर्जा से संक्रमित हो जाते। कैप्टन अभिषेक को अब अर्णव की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने समय देखा और पाया कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर अर्णव, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। समय कम है, इसलिए हम पहले निकलेंगे और साइट की जांच पूरी करने के लिए इस कुछ घंटों का लाभ उठाएंगे। बोलने के बाद कई लोग जल्दी से वार्ड से बाहर चले गए। जिया ने अर्णव को और परेशान नहीं किया और अभिषेक और अन्य लोगों के साथ चली गई। उनके जाने के बाद राजगढ़ प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल के निर्देशक डायरेक्टर विद्याधर ने अर्णव की और एक ईमानदार नजर से देखे और बोले, डॉक्टर अर्णव, क्या आप हमारे अस्पताल में आने में रुचि रखते हैं? जब तक आप यहां डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं, आप कोई भी अन्य शर्तें रख सकते हैं। वो वास्तव में बहुत उत्साहित थे। पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा की वर्तमान स्थिति कमजोर है। यदि ऐसे महान डॉक्टर को कुछ कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, तो पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल निश्चित रूप से भविष्य में समृद्ध होगा। हॉस्पिटल डायरेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर रमन का दिल अचानक भर आया। वो वर्तमान समय में अस्पताल में सबसे अच्छा डॉक्टर है। अगर उसके सामने ये युवक अस्पताल आता है तो वो अपना दर्जा खो सकता है। अर्णव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं डायरेक्टर विद्याधर की दयालुता स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र रहने का आदी हूं और प्रतिबंधित नहीं होना चाहता। वो वास्तव में पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा को विकसित करना चाहता था, लेकिन वो बहुत अधिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं होना चाहता। अकेले अस्पताल जैसी व्यवस्था में प्रवेश करना तो दूर की बात है। इस प्रकार की संस्थाओं में साजिश इतनी जटिल है कि वो एक अच्छे प्राचीन चिकित्सा व्यवसायी होने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। डायरेक्टर विद्याधर के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी और फिर उन्होंने अनिच्छा से कहा, डॉक्टर अर्णव, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं आपको हमारे पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल के नाममात्र डायरेक्टर बनने का प्रस्ताव देता हूं। आपको केवल तभी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा जब हम असाध्य और जटिल बीमारियों का सामना करेंगे जिनका समाधान नहीं किया जा सकता है। आप 5 लाख रुपए के मासिक वेतन के बारे में क्या सोचते हैं? डॉक्टर रमन की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। अस्पताल में सबसे अच्छे डॉक्टर होने के नाते उन्हें 50,000 रुपए प्रति माह मिलती है, लेकिन इतनी कम उम्र में अर्णव उनसे भी आगे निकल गया। अर्णव ने कुछ देर सोचा और अपने व्यक्तित्व के साथ, भले ही दूसरा पक्ष पैसे न दे, लेकिन अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो वो फिर भी मदद करेगा। लेकिन यहां तो वेतन भी मिल रहा है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं आपके हॉस्पिटल में नाममात्र डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन याद रखें, आप मुझे उस समय ही संपर्क कर सकते हैं जब पूरा हॉस्पिटल असमर्थ हो जाएगा। ये बातें थोड़ा अहंकारी लग रहा था, लेकिन सबको पता था उस युवा को अहंकारी होने का अधिकार है। ये बढ़िया है डॉक्टर अर्णव, मैं किसी से नियुक्ति पत्र तैयार करवाकर कुछ दिनों में आपको भेज दूंगा। आर्या, डायरेक्टर विद्याधर ने कहा, डॉक्टर अर्णव, एक और बात है, हम कई छात्रों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो इंटर्नशिप के लिए अस्पताल आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे और मिस्टर अखिल से इन युवाओं का इंटरव्यू लेने के लिए कहना चाहूंगा। मिस्टर अखिल ने कहा, अगर वरिष्ठ भाई तैयार है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। पहले तो वो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता था, लेकिन विजय और मोनिका के बारे में सोचते हुए, जिनसे वो नीचे मिला था, अर्णव के होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे पास कुछ समय है, हम ये कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अर्णव निश्चित रूप से
हमारे अस्पताल को उत्कृष्ट आरक्षित प्रतिभाओं का चयन करने में मदद करेंगे। डायरेक्टर विद्याधर ने खुशी से डॉक्टर रमन से कहा, डॉक्टर रमन, आप, डॉक्टर अर्णव और मिस्टर अखिल इस इंटर्न डॉक्टरों के चयन में 2 विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने के लिए एक मूल्यांकन टीम बनाएंगे। मैं वहां बस दर्शक बनूंगा। ऐसा ही होगा डायरेक्टर सर, डॉक्टर रमन ने यह कहा, लेकिन वो पूरी तरह से नाराज थे। वो मूल रूप से इस चयन के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन पलक झपकते ही वो एक सहायक भूमिका में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने संपर्कों के माध्यम से पहले से ही कई इंटर्न को नियुक्त करने के लिए छात्रों का चयन कर चुके थे। लेकिन अब अर्णव अचानक मुख्य प्रभारी बन गया, इसलिए डॉक्टर रमन कैसे खुश हो सकते थे? डायरेक्टर विद्याधर ने उनकी प्रतिक्रिया को अनदेखा किया और अर्णव से कहा, डॉक्टर अर्णव, मिस्टर अखिल, आप में से एक को इस निरीक्षण दल का हेड बनना चाहिए। सीनियोरिटी के मामले में मिस्टर अखिल टीम लीडर के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन वो अपने वरिष्ठ भाई यानी कि आपके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण लग रहे हैं। इसलिए कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं किसे मुख्य निरीक्षक नियुक्त करूं। निश्चित रूप से अर्णव के कुछ कहने से पहले मिस्टर अखिल ने तुरंत कहा, मैं वरिष्ठ भाई के सामने केवल एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र जैसा हूं। बेशक मुख्य निरीक्षक वरिष्ठ भाई होंगे, विद्याधर ने कहा। फिर यह डॉक्टर अर्णव के लिए कठिन काम होगा। अर्णव ने कोई विनम्रता नहीं दिखाई और सीधे सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। प्राचीन चिकित्सा के उत्तराधिकारी के रूप में उसे अपने चिकित्सा कौशल पर पर्याप्त भरोसा है। एक अस्पताल की इंटर मूल्यांकन टीम के हेड की बात तो दूर, विश्व चिकित्सा संघ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षता को भी वो गंभीरता से नहीं लेगा। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ छोटे सम्मेलन कक्ष में आइए। बोलने के बाद डायरेक्टर विद्याधर ने रास्ता दिखाया। अर्णव और मिस्टर अखिल को छोटे सम्मेलन कक्ष की ओर ले गए। उनके पीछे डॉक्टर रमन भी थे। पहले से तय समय के अनुसार यह मूल्यांकन बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रिमिनल यानी कि आपराधिक पुलिस टीम से अचानक आए विशेष मामले के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। चारों लोग नीचे गए और 5वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां छोटा सम्मेलन कक्ष था। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, लगभग 20 साल का एक युवक अचानक बाथरूम से बाहर आया। जब उसने अर्णव को देखा तो वह चिल्लाया, अर्णव, क्या ये तुम हो? अर्णव ने पलटकर देखा कि वो युवक उसका छात्रावास के रूममेट विशाल था। डायरेक्टर विद्याधर, आप तीनों पहले वहां जाएं और मैं अपने परिचितों से मिलकर थोड़ी देर में आता हूं, अर्णव ने कहा। डायरेक्टर विद्याधर ने कहा, ठीक है, हम सम्मेलन कक्ष में चलते हैं। अंतिम निर्णय से पहले हम आपका इंतजार करेंगे। वे तीनों छोटे सम्मेलन कक्ष में जल्दी ही घुस गए। अर्णव पलटकर विशाल के पास आया, अपना हाथ बढ़ाया और उसकी छाती पर मुक्का मारा। कमीने, तुम यहां पर किस लिए हो? उसकी सभी रूममेट में से विशाल सबसे अच्छी स्थिति वाला लड़का था। उसका डैड कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेशन के मटेरियल्स बिजनेस में होने के कारण परिवार की संपत्ति अपेक्षाकृत समृद्ध था। वे कॉलेज में एक दूसरे का अच्छे दोस्त है। विशाल जानता है कि अर्णव के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। वो कॉलेज में कभी कभी अर्णव का खाने पीने का ख्याल भी रखता था। विशाल ने कई बार अर्णव को निजी तौर पर पैसे भी दिए, लेकिन हर बार उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले में अर्णव के अपने सिद्धांत थे। हालांकि वो एक अच्छा भाई या कहें दोस्त है, लेकिन वो एक लड़के के रूप में अपनी गरिमा नहीं छोड़ सकता। मुक्के के बाद विशाल ने अपनी छाती ढक ली और दर्द से चिल्लाया, मैं तुम्हारा गला दबाने जा रहा हूं। कमीने, मुझे मारा क्यों? अबे क्या मर्द हो, इतनी सी दर्द भी तुमसे संभाला नहीं जाता। फिर भी सॉरी, माफ कर दो। मैंने देखा कि तुम बहुत उत्साहित थे और बहुत ज्यादा ताकत में लग रहे थे। मैंने सोचा उत्साह के कारण मेरे दोस्त का दिल ना निकल जाए, इसलिए मैं तुम्हारा दिल को एक छटा सा वार्निंग दे दिया, अर्णव ने मजाकिया अंदाज में कहा। अर्णव अभी भी नींव निर्माण चरण में नहीं पहुंचा था और वो सत्ता पर नियंत्रण करने में विशेष रूप से कुशल नहीं था। अभी मजाक में मुक्का मरने के समय उसकी शक्ति कुछ अधिक मजबूत थी। तुम हरामी, कमीने, क्या ये ऐसी जगह है जहां तुम्हें इतनी जोर से मारना चाहिए? ये तुम्हारा हाथ एक हाथ है या थोर का हेमोर? अरे यार, तुम भी इतने में बुरा मान जाते हो? अरे सच में माफ कर दो। अर्णव फिर से सही ढंग से माफी मांगा। फिर दोनों दोस्त बात करने लगे। विशाल ने अर्णव को अपने पास बेंच पर बैठाया और कहा, मैंने छुट्टियों के बाद से तुम्हें नहीं देखा। तुम किस काम में व्यस्त हो? क्या तुम फिर से इधर उधर काम करने लगे? तुम्हारा ये भाई ने बहुत पहले ही कहा था कि वो कॉलेज में पिछले कुछ सालों में तुम्हारा सभी मामलों में साथ देगा, लेकिन तुम जिद्दी हो और असहमत हो। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा,
ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूं, बस तुमने जो कीमत पेश की है वो बहुत कम है। हालांकि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, फिर भी वो विशाल की चिंता से बहुत प्रभावित हुआ। इसे भूल जाओ, हम जानते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो, चलो इस बारे में बात नहीं करते। विशाल ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इंटर्नशिप की परीक्षा देने आए हो? अर्णव ने कहा, तुम गलत हो, मैं जज बनने आया हूं। अरे, तुम कितना गंदा शेखी बघा रहे हो कि तुम्हारा चेहरा भी नहीं हिल रहा है। विशाल ने कहा, पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा का अस्पताल राजगढ़ शहर के प्रमुख अस्पतालों में से एक है। हमारे पास कोई कनेक्शन न होने पर भी हम इसमें प्रवेश नहीं पा सकते। तुम फिर भी जज बनना चाहते हो? क्या बकवास सपना है। अर्णव ने ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसने कहा, तो तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी परीक्षा देने आए हो? मैं यहां सिर्फ सोया सॉस बनाने आया हूं। मेरे पिता ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। मेरी महत्वाकांक्षा एक बिजनेस टाइकून बनने की है। उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने देने पर जोर दिया। ये मेरे बेटे के लिए वाकई शर्म की बात है। विशाल के पिता का सपना डॉक्टर बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसे साकार करने में विफल रहे। अब वो चाहता है कि उसका बेटा उसकी इच्छा पूरी करे, लेकिन विशाल को डॉक्टरी का पेशा पसंद नहीं है। अर्णव ने कहा, तुम पास होना चाहते हो या नहीं? एक मिनट रुको, मैं एक जज हूं। हमारे भाईचारे के रिश्ते के कारण तुम्हें थोड़ी देखभाल देना ठीक है। ए भाई, तुम कब रुकोगे? सच बताओ तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मेरे डैड का अनुसरण करना चाहता था, लेकिन मेरे डैड खुद की अधूरे सपने को मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं। अपने अच्छे दोस्त के गुस्से को जानते हुए अर्णव ने और कुछ नहीं कहा। विशाल ने कहा, वैसे मैं अभी नीचे मोनिका से मिला था और वो किसी दूसरे लड़के के साथ थी। आखिर क्या चल रहा है? वे तीनों पहले एक ही क्लास में थे और वे अर्णव और मोनिका के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह जानते थे। हमारा ब्रेकअप हो गया है, अर्णव ने शांति से कहा। विशाल ने गुस्से में कहा, क्या उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? भाई, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्णव ने उसे पकड़ लिया और कहा, भूल जाओ, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। विशाल ने कहा, हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन तुमने पहले मेरी बात नहीं सुनी। मैं बाद में तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढने में मदद करूंगा। इस समय एक युवा परिचारिका ने छोटे से सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर चिल्लाई, इंटरव्यू जल्द ही शुरू होगा। यदि आप इंटर्न इंटरव्यू में भाग लेना चाहते हैं तो तुरंत आकर नामांकन करें। विशाल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, हमें अभी औपचारिकताएं पूरी करनी है, नहीं तो वापस जाने पर बूढ़े को मेरी टांगे तोड़नी पड़ेगी। दोनों लोग साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। विशाल ने अर्णव को खींचा और आखिरी पंक्ति की 2 सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां बैठते हैं। अर्णव ने कहा, दूसरे भाई, पहले यहां बैठो, मैं आगे जाऊंगा। विशाल ने कहा, बवाल मत करो, सभी जज स्टेज पर बैठे हैं, अगर फिर से बवाल किया तो तुम्हारे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। इस समय उनके बगल में बैठे विजय और मोनिका ने भी अर्णव को देखा। मोनिका के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, वो वाकई परीक्षा देने आया है, आने का कोई फायदा भी नहीं है, वो मेरे होते हुए पास नहीं हो सकता, इससे हमें कुछ राहत मिलती है। विजय मूल रूप से साक्षात्कार में भाग लेने वाला छात्र नहीं था और यहां बैठने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर रमन का भतीजा था और यहां की छोटी नर्स से थोड़ा परिचित था, इसलिए वो मोनिका के साथ चुपके से अंदर आ गया। मोनिका ने कड़वाहट से कहा, हाँ, अपने चाचा से कहो कि उसकी इंटरव्यू सफल नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसने अर्णव से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वो इस आदमी की अच्छाई नहीं देख पा रही थी। अर्णव जितना दुखी होता उसे उतनी ही खुश महसूस होती। चिंता मत करो, मैं अभी अपने चाचा को संदेश भेजूंगा, वो कभी भी इंटरव्यू में सफल नहीं होगा। जब वो बोलना खत्म किया और अपना सेल फोन निकालने ही वाला था, उसने देखा कि अर्णव जजों की मेज की ओर बढ़ा और बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या हो रहा है? ये युवक कौन है और जजों की चेयर पर क्यों बैठ गया? क्या ये अर्णव नहीं है? क्या ये पागल है? वो आगे क्यों बैठा है? आज इंटरव्यू देने आए 1 दर्जन छात्र अलग अलग कॉलेज से थे। उनमें से कई राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी थे और अर्णव को जानते थे। हर कोई समझ नहीं पा रहे थे कि जिस छात्र को परीक्षा देनी थी वो अचानक जजों की टेबल पर, या सही तरीके से कहें तो बीच की सीट पर क्यों बैठ गया। विजय पूरी तरह से अवाक रह गया और उसने मैसेज भेजना भी बंद कर दिया। उसे समझ में नहीं आया कि अर्णव क्या कर रहा है। विशाल भी स्तब्ध था। मेरे भाई को क्या हो गया है? क्या उसे कोई मति भ्रम हो रहा है? क्या वो सच में खुद को जज मान रहा है? चुप! डायरेक्टर विद्याधर की शानदार आवाज कार्यक्रम स्थल पर गूंजी।
उपस्थित लोगों में से हर कोई जानता था कि यह पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल का डायरेक्टर है, और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने कहा, मैं पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल का डायरेक्टर डॉक्टर विद्याधर हूं। मैं आज की इंटर्न इंटरव्यू में भाग लेने के लिए सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज के निर्णायक मंडल के सदस्यों से मिलवाता हूं। ये हमारे एक मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रमन है। ये मिस्टर अखिल है, जो राजगढ़ शहर में पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा के मास्टर हैं, जो डॉक्टर अखिल से ज्यादा मिस्टर अखिल के नाम पर ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए सालों से उनका नाम मिस्टर अखिल ही हो गया। और ये बीच में डॉक्टर अर्णव है, जो आज हमारे निर्णायक मंडल के हेड है। जब उन्होंने परिचय दिया, पहले के 2 परिचय तक ठीक था और तो सभी ने तालियां बजाई, लेकिन जब अर्णव की परिचय दिया गया तो सभी दंग रह गए। विशाल का मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक अंडा ठूंस सकता था। मेरा गला घूमता जा रहा है। अरे, मेरे भाई ने जो कहा वो सच था। आज वास्तव में वो निर्णायक है। मोनिका और भी अधिक अविश्वास में थी। वो बस उस पर हंसी कि वो इंटरव्यू देने के लिए भी योग्य नहीं है, और फिर उसने उसे बाहर निकालने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन वो आज की इंटरव्यू का एक निर्णायक और मूल्यांकन दल की हेड बन गया। विजय ने आगे बढ़कर खुद की जांघ पर जोर से चुटकी काटी। तेज दर्द के कारण वो ये पुष्टि की कि वो सपना नहीं देख रहा है। डायरेक्टर विद्याधर ने कहा, ठीक है, चलो अब आधिकारिक तौर पर इंटरव्यू शुरू करते हैं। मूल्यांकन में भाग लेने वाली पहली छात्रा मोनिका मंच पर आइए। इस बार केवल 3 स्थान हैं। विजय ने पहले ही डॉक्टर रमन की सहायता से मोनिका के लिए रास्ता साफ कर दिया था और मोनिका को पहले जाने की व्यवस्था भी कर दिया था। लेकिन दोनों को, डॉक्टर रमन और विजय को, उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर, जिन्होंने कभी ऐसे तुच्छ मामलों में ध्यान नहीं देते थे, वास्तव में आज इंटरव्यू की देखरेख करने के लिए यहां होंगे और हेड जज की जगह डॉक्टर रमन के बजाय अर्णव को मिल जाएगा। हालांकि मोनिका असहाय महसूस कर रही थी, फिर भी मोनिका सामने के मंच पर चली गई और जजों की चेयर पर बैठे 3 लोगों को प्रणाम किया। मिस्टर अखिल ने पूछा, स्टूडेंट, मैं तुमसे पहला प्रश्न पूछता हूं। तुम चिकित्सा में ईश्वर की आस्था क्या ठीक बात है? मुझे मोनिका की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार उसे बताया गया कि यह सिर्फ एक औपचारिक इंटरव्यू होगा और उसे निश्चित रूप से भर्ती किया जाएगा। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने कभी मिस्टर अखिल के सवाल नहीं सुने थे, इसलिए वो उनका जवाब कैसे दे सकती थी? उसका चेहरा एक पल में सुअर के जिगर के जैसे रंग बदल गया। डॉक्टर रमन ने चुपके से अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर अखिल, आजकल के अकादमी चिकित्सा नैतिकता के बारे में बहुत कुछ नहीं सिखाती है। क्यों ना हम एक और सवाल आजमाएं और फील्ड नॉलेज के बारे में पूछें। अर्णव तुरंत कुछ समझ गया। ऐसा लग रहा था कि मोनिका का तथाकथित रिश्ता उसके बगल में डॉक्टर रमन थे। मिस्टर अखिल ने भौहें सिकोड़ी और कहा, ठीक है, क्या आप मुझे एंजेलिका और एडक्टिलोज के बीच का अंतर बता सकते हैं मिस मोनिका? एमेथाइलोज इलेक्ट्रॉनिक एसिडला और चाइनीज एंजेलिका 2 बहुत ही सामान्य प्राचीन औषधियां हैं। इनका स्वरूप एक जैसा और औषधीय प्रभाव एक जैसा होता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो 2 औषधीय सामग्रियों को भ्रमित करना आसान है। इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और एक प्रश्न के रूप में पूछा। ये मोनिका फिर से अवाक रह गई। हालांकि वो राजगढ़ विश्वविद्यालय में पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा विभाग की छात्रा भी थी, लेकिन वो पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा के बारे में बहुत कम जानती थी। वो एमेथाइलोज इलेक्ट्रॉनिक एसिड और चीनी एंजेलिका के बीच अंतर नहीं जानती थी। ये देखकर कि चीजें गलत होने वाली थी, दर्शकों में से विजय डॉक्टर रमन की ओर आंख मारकर मदद करने के लिए कहा। डॉक्टर रमन ने फिर से हताशा में कहा, मिस्टर अखिल, उन्होंने अभी तक कॉलेज नहीं छोड़ा है। ये प्रश्न बहुत अधिक पेशेवर हो सकता है। अगर हम इसे किसी सरल चीज में बदल दें तो कैसा रहेगा? मिस्टर अखिल का चेहरा अचानक काला पड़ गया। यह स्पष्ट था कि डॉक्टर रमन इस महिला के लिए बोल रहे थे। इस समय अर्णव ने कहा, डॉक्टर रमन, आपको किस तरह के सवाल आसान लगते हैं? एलोवेरा और तुलसी जैसी पौधों के उपकारिता जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी में एक प्राचीन चिकित्सा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी ये सबसे सरल क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? डॉक्टर रमन भी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और अजीब तरीके से बोले, ये ठीक है। अर्णव ने व्यंग्य करते हुए मिस्टर अखिल से कहा, तो बोले भाई, बस एलोवेरा और तुलसी जैसी पौधों के उपकारिता और इंटरनेशनल नेम जैसे सरल क्वेश्चन पूछो। वो इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब वे दोनों साथ होते थे, अर्णव पढ़ाई में थोड़ा अच्छा होने के कारण वो उसे खुद कुछ पढ़ाने के लिए प्रयास करता था, लेकिन महिला उसकी बात अनसुनी कर देती थी और खाने पीने और मौज मस्ती में अधिक रुचि रखती थी।
उस समय उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। वो मोनिका से बहुत प्यार करता था और उसकी लापरवाही और आलसीपन की परवाह नहीं करता था। लेकिन अब बातें कुछ अलग थी। वो जानता था मोनिका कुछ बेसिक घरेलू जड़ी बूटी जैसे तुलसी की उपकारिता को भी एक डॉक्टर के टर्म में समझा नहीं पाएगा। चीजें कुछ वैसा ही हुआ। सुबह उठकर खाया जाता है। तुलसी की पानी शरीर के लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ बड़बड़ाया। लेकिन एक डॉक्टर की लैंग्वेज में तुलसी कौन सी ग्रुप में जाता है, उसका इंटरनेशनल नेम क्या है, कुछ नहीं समझा सका। जब उसे डिटेल में समझने के लिए कहा गया, वो बस हकलाता रहा। इस समय वो अपने दिल में अर्णव से नफरत करती थी। अगर ये आदमी अचानक बाहर नहीं निकलता तो वो इतनी शर्मिंदा कैसे हो सकती थी। मिस्टर अखिल ने गुस्से में कहा, मेडिकल फील्ड में तुम कुछ बेसिक जड़ी बूटी के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुमने इतने सालों में यूनिवर्सिटी में क्या सीखा और तुम्हें यहां इंटरव्यू देने की हिम्मत कहां से मिली। तुम इस बार मूल्यांकन में असफल घोषित किया जाता है। वापस जाओ और पेशेवर ज्ञान के ऊपर ध्यान दो। ये मिस्टर अखिल को सीधे निष्कर्ष देते हुए देखकर डॉक्टर रमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मिस्टर अखिल, मुझे लगता है कि इस स्टूडेंट में अच्छी सीखने की क्षमता है और वो अच्छी दिखती है। अगर मैं उसे प्रशिक्षित करने के लिए अस्पताल में आने दूं तो शायद वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कल रात उसने अपनी छाती थपथपाई और विजय के प्रस्ताव में सहमति जताई। वो अपने दूर के रिश्तेदार विजय के सामने अपना चेहरा कैसे खो सकता है। इसके अलावा नायडू परिवार बहुत अमीर है और वह विजय की मदद अपनी बीबी को एक कार खरीदने देने की योजना बनाया था। शुरू में उसने सोचा था कि अर्णव और मिस्टर अखिल उसके बारे में कुछ विचार करेंगे और उसकी राय नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर अखिल उसके मुंह से शब्द निकलते ही क्रोधित हो जाएंगे। डॉक्टर रमन, आपका क्या मतलब है? क्या हम कोई सौंदर्य प्रतियोगिता कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि अगर कोई दिखने में अच्छी है तो वो पास हो जाएगा? आए हुए अन्य छात्रों के बारे में क्या जो चिकित्सा कौशल में अच्छे हैं, क्या ये उनके लिए उचित है? डायरेक्टर विद्याधर उसके बगल में बैठे थे। वो शुरू में इंटरव्यू के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और ठंडे स्वर के साथ बोले, डॉक्टर रमन, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अब से तुम डिसीजन पैनल से हटाया जाता है। चयन का काम डॉक्टर अर्णव और मिस्टर अखिल पर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, डायरेक्टर डॉक्टर रमन ने उदास होकर कहा। उसने शुरू में सोचा था कि अर्णव और मिस्टर अखिल उसे कुछ सम्मान देंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे खुद को पूरी तरह अर्णव ने मोनिका की ओर चंचल भाव से देखा। मिस, तुम्हारा मूल्यांकन परिणाम अयोग्य है, कृपया सीट खाली करो। यह देखकर कि सौदा बर्बाद हो गया है, मोनिका अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और गुस्से से बोली, अर्णव, यह सब तुम्हारा दोष है। तुम्हें तो मिस्टर अखिल ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? छोटी लड़की, तुम्हें चिकित्सा के बारे में एक पैसे की भी ज्ञान नहीं है, फिर भी तुमने किसी और को दोषी ठहरा रहे हो। युवा मास्टर विजय ने भी अपना आपा खो दिया। वो किनारे से उठ खड़ा हुआ और अर्णव की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वो राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक साधारण छात्र है। यहां बैठकर जज बनने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? यह देखकर कि किसी ने अर्णव की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत की, दीन विद्याधर का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर अर्णव आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइयां विधि के उत्तराधिकारी है। हमारे राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल के एक मानद डायरेक्टर और प्राचीन चिकित्सा हॉल के हेड मिस्टर अखिल के वरिष्ठ भाई है। क्या आपको लगता है कि उनके पास यहां बैठने के लिए कोई योग्यता नहीं है? विजय एक प्लेबॉय था जो अपना काम ठीक से नहीं करता था। उसने आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइयां विधि के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन अर्णव पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल के एक डायरेक्टर और मिस्टर अखिल के वरिष्ठ भाई है। इन दोनों बातों ने उसे इस हद तक झकझोर दिया कि वो अचंभे में पड़ गया। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है। वो एक पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल का नाम मात्र यानी कि मानद डायरेक्टर कैसे बन गया? वो उस बूढ़े आदमी के वरिष्ठ भाई कैसे बन गया? इससे पहले कि वो संभल पाता, अर्णव ने डायरेक्टर विद्याधर से कहा, डायरेक्टर विद्याधर, क्या आज सिर्फ प्राचीन चिकित्सा मेडिसिन को जानने वाले छात्रों के इंटरव्यू नहीं हो रहा है? क्या कोई भी यहां आ सकते हैं? डायरेक्टर विद्याधर ने तुरंत वापस पूछा और ठंडे स्वर में पूछा, आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आए? आप स्टूडेंट नहीं लगते। विजय फिर से अवाक रह गया। वो अपने चाचा के रिश्ते के जरिए आया था, लेकिन वो डीन के सामने ये बात नहीं कह सकता था, वरना उसके चाचा उसे धोखा भी दे सकते थे। डायरेक्टर विद्याधर ने अपने बगल में खड़े 2 सुरक्षा गार्डों को इशारा किया, उसे बाहर निकालो।
2 लंबे सुरक्षा गार्ड आए और विजय का कॉलर पकड़कर उसे छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर खींच लिया। मोनिका जानती थी कि अब यहां और रुकने का कोई मतलब नहीं थी, इसलिए वो विजय के साथ भाग गई। वे दोनों लोग यहां अहंकार से आए थे और अर्णव की योग्यता की कमी पर हंसे थे। हालांकि वे खाली हाथ लौट गए, लेकिन अर्णव यहां का एक डायरेक्टर निकला। बात का निरीक्षण आराम से चला। अर्णव ने इन छात्रों की सावधानीपूर्वक जांच की और 3 को चुन लिया। स्वाभाविक रूप से एक के रूप में बिसाल का चयन किया गया था। निरीक्षण के बाद दीन विद्याधर ने कहा, डॉक्टर अर्णव, मिस्टर अखिल, आप दोनों ने कड़ी मेहनत की है। अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है, चलो एक साथ भोजन करते हैं। अर्णव ने कहा, माफ करें डायरेक्टर विद्याधर, मेरा भाई अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, चलो एक और दिन लंच या डिनर प्लान करते हैं। डायरेक्टर विद्याधर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में आपको नियुक्ति पत्र भेज दूंगा। अर्णव और बिसाल ने राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर एक बियर बार पाया। उन दोनों ने बियर का एक डिब्बा ऑर्डर किया और पीने के लिए वहीं बैठ गए। उनमें से प्रत्येक के लिए एक एक कप पानी डालने के बाद बिसाल ने पूछा, मेरे भाई, तुम इसे अच्छी तरह से छिपाया है। मैं तुमसे पौराणिक आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइयां विधि के बारे में नहीं पूछूंगा। तुम राजगढ़ शहर में पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर कब बन गए? तुम फेमस मिस्टर अखिल के बड़े भाई कब बन गए? अभी अभी मिली खबर ने उसे लगभग चौंका दिया। हालांकि पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अब मंदी में है, लेकिन राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल भी शीर्ष अस्पतालों में से एक है। वहां उनके कॉलेज के कई उत्कृष्ट ग्रेजुएट प्रवेश नहीं ले पाए, लेकिन अब अर्णव शीर्ष पर पहुंच गया है और सीधे वहां एक डायरेक्टर बन गया है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहां मिस्टर अखिल भी है, जो राजगढ़ शहर में पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। कॉलेज के शिक्षक अक्सर उन्हें अपने लिए जीवन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं। इतना बड़ा शख्स उसके भाई का छोटा भाई निकला। ये अभी भी उसके लिए एक सपने जैसा था। अर्णव ने कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं, आज मैंने राजगढ़ पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा अस्पताल में 3 रोगियों को ठीक करने में मदद की। उन्हें लगा कि मेरी चिकित्सा कौशल अच्छी है, इसलिए हेड डायरेक्टर ने मुझे और एक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। ये डायरेक्टर का लेवल बस नाम के लिए है, थोड़े बेहद ज्यादा सैलरी पाने के लिए एक उपाधि मात्र। बिसाल थोड़ी देर चुप रहा, अर्णव की जानकारियों को पचा रहा था, लेकिन वो थोड़ा भ्रमित भी था। लेकिन फिर भी उसने आगे पूछा, मिस्टर अखिल के बड़े भाई होने के बारे में क्या? और अचानक तुम इतनी सक्षम कैसे बन गए? ये एक लंबी कहानी है। जब भविष्य में हमें अवसर मिलेगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। अर्णव वास्तव में प्राचीन चिकित्सा विद्यालय की विरासत के बारे में समझा नहीं पाएगा, इसलिए उसने बस सवाल को टाल दिया। सौभाग्य से बिसाल भी एक समझदार व्यक्ति है और जानता है कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। चूंकि उसका भाई बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने कहा, भाई, क्या तुम पहली नजर में प्यार में विश्वास करते हो? अर्णव ने बस अपने मुंह में बियर का एक घूंट लिया और जब उसने उसके शब्द सुने तो उसका गला लगभग रुक गया। मेरे भाई, क्या तुम्हारा मतलब है पहली नजर में प्यार? बिसाल ने हताश होकर सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई, मैंने इतने सालों तक खामियों में लिप्त रहा हूं और आखिरकार कोई ऐसा लड़की मिली है जो मुझे पसंद है। ठीक है, शेखी बघारना बंद करो। बताओ, कौन सी लड़की इतनी बदकिस्मत है कि तुमने उसे पसंद कर लिया? बिसाल ने कहा, उसका नाम मोहिनी है। वो राजगढ़ विश्वविद्यालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट की सुंदरी है। वो न केवल बहुत सुंदर है, बल्कि एक जानी मानी प्रतिभाशाली महिला भी है। ये कहा जा सकता है कि उसमें प्रतिभा और सुंदरता दोनों है। अर्णव ने कहा, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें पसंद करती है? बेशक, मैं राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का चेहरा हूं। लड़कियां मुझे कैसे पसंद नहीं करेंगी? बिसाल ने कहा, लेकिन अभी भी थोड़ी परेशानी है। एक और लड़के भी मेरे जैसे मोहिनी के पीछे पड़ा है, लेकिन मोहिनी का झुकाव मेरे तरफ है। लेकिन वो, बिसाल हकलाने लगा। अर्णव ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा शायद वो भी तुम्हें पसंद करता है? फिर अभी भी दूसरे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे क्या बताओ यार, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन मोहिनी अभी भी थोड़ी झिझक रही थी और उसने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अर्णव अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था और मुस्कुराते हुए बोला, क्या इसे पहली नजर का प्यार कहा जाता है? इसे एक तरफा प्यार कहते हैं बच्चू। पता नहीं कभी एक बार गलती से वो हंसते हुए तुम्हारे तरफ देख लिया होगा, लेकिन तुम्हें वो 2 तरफा प्यार जैसा लगा। दिल को लगाम 2 लड़के, ये पियर एक तरफा प्यार है। हाँ,
क्या एकतरफा प्यार? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? मेरा विश्वास करो, मुझ में और मोहिनी में बस थोड़ा सा फर्क है। जब तक हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। विशाल ने अर्णव का हाथ थाम लिया और बोला, तो तुम्हें इस मामले में अपने भाई का मदद करना होगा। अर्णव बोला, लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए तुम सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बेशक मदद कर सकते हो। कल मोहिनी का जन्मदिन है और वो बच्चा भी जरूर जाएगा। तुम मेरे लिए खड़े हो सकते हो और समय आने पर मेरा साथ दे सकते हो, और समय आने पर मेरा अहोदा बड़ा करने में मेरी मदद कर सकते हो। इस प्रकार मैं तुम्हारी भाभी को जरूर वापस ला पाऊंगा। चूंकि अच्छे भाई को मदद की जरूरत है, इसलिए अर्णव स्वाभाविक रूप से बाध्य है। उसने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। विशाल ने अर्णव के साथ शराब पी और फिर कहा, कल जब समय और जगह तय हो जाएगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी शराब पीने लगे। पहले अर्णव शराब पीने की क्षमता के मामले में विशाल से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो अंतिम नश्वर चरण में एक मजबूत आदमी है और वो अपनी ऊर्जा के एक छोटे से आंदोलन से सारी शराब पचा सकता है। खाना पीना रात तक चला। विशाल पहले से ही नशे में धुत था। टैक्सी लेकर वो विशाल को घर ले गया और फिर अकेले ही राजगढ़ शहर के इन हेवन कम्युनिटी की ओर दौड़ पड़ा। जिया द्वारा आज की स्थिति का परिचय सुनने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इन हेवन समुदाय में कुछ गड़बड़ जरूर है, अन्यथा इतना बुरा माहौल नहीं होता और एक महीने में 3 दुर्घटनाएं नहीं होती। इन हेवन समुदाय का स्थान कुछ दूर है। यह राजगढ़ शहर में स्थित कंगन पर्वत से घिरा हुआ है। इसके सामने एक छोटी सी हरी मैदान है जिसे नेचर गार्डन कहा जाता है। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है और हवा बहुत ताजा है। आजकल ट्रांसपोर्टेशन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है और लोग रात में शहर की हलचल से दूर रहने के आदी हो गए हैं। इसलिए रात में कुछ घंटे का सुकून की नींद के लिए यहाँ एक घर बनाने का विचार बहुत अच्छा है। ये अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद पूरे समुदाय का निर्माण ठप हो गया है और घर खरीदने में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। आधी रात के करीब था जब अर्णव समुदाय के द्वार पर पहुंचा। यहां खड़े होकर वो पहले से ही अंदर के मजबूत भयावह माहौल को महसूस कर सकता था, जैसे कि तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गई हो। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यहां आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद समृद्ध होनी चाहिए। फिर यहां इतनी भारी बुरी आत्मा क्यों? इस समय कम्युनिटी के आसपास कोई नहीं था। लगातार कई मामलों के बाद से निर्माण स्थल की रखवाली करने वाले पुराने गार्ड रात को घर चला जाता था। उत्तर खोजने के लिए अर्णव कम्युनिटी की अंदर चला गया, लेकिन दरवाजे में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद अचानक हवा का झोंका आया और एक पारदर्शी शरीर अचानक उस पर झपटा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 3 पुलिस अधिकारी इतने डरे हुए थे कि वे कोमा में चले गए। ये पता चला कि यहां पहले से ही कुछ बुराई बढ़ गई थी। लेकिन अगर आप मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो आपके कौशल सही नहीं है। अर्णव के शरीर में सच्ची ऊर्जा घूम रही थी और शरीर की अराजक सच्ची ऊर्जा शुद्ध यांग ऊर्जा में बदलने लगी। उसकी ओर आते हुए बुरी वस्तु तुरंत आग पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों की तरह थी, जो गर्म शुद्ध यांग ऊर्जा द्वारा शून्य में बदल गई। अर्णव समुदाय में जितना आगे बढ़ता गया, बुरी आत्मिक शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। अनेक सफेद और लगभग पारदर्शी आकृति हवा में घूम रहे थे। ये सिर्फ इतना है कि ये दुष्ट प्राणी अर्णव के शरीर पर शुद्ध यांग ऊर्जा से बहुत डरते थे। वे केवल इधर उधर उड़ते रहे, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके। क्या हो रहा है? आमतौर पर यह जगह शहर के बहुत करीब है, इसलिए यहां इतनी मजबूत बुरी आत्माएं नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अर्णव समुदाय के बीच में आ गया। ये वो जगह थी जहां यिन ऊर्जा सबसे मजबूत थी। बुरी वस्तुएं इधर उधर उड़ रहे थे और तरह तरह की चीखें निकाल रही थी। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि वे नर्क में गिर गए हैं। उसने इन चीजों को अनदेखा किया, अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगा। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और यहां इस अप्राकृतिक बुरी यानी कि बुरी यिन ऊर्जा का कारण खोज लिया। तो बस किसी ने वास्तव में यहां एक गहन संरचना स्थापित की है। अर्णव ने निर्धारित किया कि बह रही यिन ऊर्जा का स्रोत वो बुरी संरचना थी जिसे किसी ने यहां व्यवस्थित किया था। इस तरह की संरचना बहुत चतुराईपूर्ण होती है और इसे सामान्य दुष्ट जादूगर व्यवस्थित नहीं कर सकते। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह किसी विशिष्ट गुरु द्वारा किया गया है, लेकिन यहां किसी का संरचना स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहां के डेवलपर्स ने किसी बड़े आदमी को नाराज किया हो? चाहे जो भी कारण हो,
प्राचीन चिकित्सा विद्यालय के उत्तराधिकारी के रूप में स्वाभाविक रूप से वो ऐसी बुरी और हानिकारक संरचनाओं का सामना करते समय निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। लेकिन आज उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। यहां अकेले अपनी साधना से संरचना को तोड़ना मुश्किल था। वो केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक वो पूरी तरह से तैयार न हो जाए और किसी और दिन वापस न आ जाए। जैसे ही वो यहां से जाने वाला था, उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक आकृति को जमीन पर गिरा हुआ देखा। इतनी रात को यहां कोई क्यों है? अर्णव अपने दिल में सोच रहा था। जैसे ही वो उस आकृति की ओर बढ़ा और दूर से उसने देखा कि उस आकृति के शरीर से अनगिनत बुरी आत्मा जुड़ी हुई थी, जो ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर रही थी। ये एक लड़की है। वो यहां क्या कर रही है? जब वो करीब आया तो उसने पहचान लिया कि जमीन पर लेटी हुई आकृति जिया थी। मेरे रास्ते से हट जाओ सब लोग। अब जब उसने इसका सामना किया तो वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अर्णव ने जोर से चिल्लाया और जिया के शरीर की चारों और बुरी आत्माओं पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने 9 यंग पाम का इस्तेमाल किया, जो प्राचीन चिकित्सा विद्यालय से एक पाम तकनीक था। एक मजबूत यांग ऊर्जा ने तुरंत जिया के शरीर के चारों और सभी बुरी आत्मा को दूर कर दिया। ऐसी बुरी चीजों के लिए जो यिन ऊर्जा से पैदा होती है, यांग ऊर्जा की थोड़ी मात्रा एक बेहतरीन टॉनिक है। एक बार बहुत अधिक होने पर यह एक जानलेवा हथियार बन जाएगी और उन्हें एक पल में राख में बदल सकता है। अर्णव आगे बढ़ा और जिया को अपनी बाहों में पकड़ लिया, अपना हाथ उसकी नाड़ी पर रखा और फिर भौहें सिकोड़ ली। इस लड़की के शरीर में यांग ऊर्जा बहुत कम है और स्थिति उन पुलिस अधिकारियों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है जिनके शरीर में यिन ऊर्जा प्रवेश कर गई थी। अगर वो एक कदम भी देर से आती तो उसके शरीर में मौजूद असली यांग खत्म हो जाता और भगवान भी उसे बचा नहीं पाते। इसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए मैं अर्णव मेरा पहले चुंबन की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। स्थिति बेहद खतरनाक चरण में पहुंच गई थी और यांग ऊर्जा को फिर से भरने के लिए चांदी की सुइयों का उपयोग करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हताशा में अर्णव केवल अपना सिर नीचे करके जिया के लाल होठों को चूम सकता था। जिया के पास एक ऐसा चरित्र था जो हार मानने से इनकार करता था और वो कारण के बारे में जिज्ञासा से भरा था। इसलिए उसने अर्णव की चेतावनी बिल्कुल नहीं सुनी। दिन के दौरान दृश्य से निपटने के बाद कारण की खोज में रात को यहां आ गई, लेकिन वो सिर्फ एक साधारण लड़की थी। जब वो इन हेवन समुदाय में घुसी तो उसे बाहर की तुलना में अधिक ठंड महसूस हुई। एक साधारण मनुष्य होने के कारण उसे यहां यिन ऊर्जा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। जो महसूस हुई वो केवल अत्यधिक ठंड और ठंड ही थी। वो उसकी खाली आंखों से चारों ओर उड़ती बुरी आत्मा को नहीं देख सका। अनजाने में वो और भी अंदर चली आई और अधिक से अधिक बुरे पदार्थ उसके शरीर पर अवशोषित हो गए, लगातार उसकी ऊर्जा को चूस रहे थे। जब वो समुदाय के केंद्र में पहुंची तो इससे पहले कि वो यहां कुछ भी अजीब देख पाती, वो और अधिक नहीं टिक सकी और जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। बेहोशी में उसे एक सपना आया। उसने सपना देखा कि वो एक बर्फीला मैदान में गिर गई थी। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और वो ठंड से मरने वाली थी। लेकिन अचानक उसके सामने कुछ गर्म चीज आ गया। उसने उसे खाना समझकर जोर से चूसने लगा, एक के बाद एक घूंट, और उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। अर्णव की धड़कन तेज थी। मूल रूप से ये उसका पहला चुंबन था और दूसरी पार्टी इतनी खूबसूरत महिला थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वो थोड़ा उत्साहित होगा। शुरू में जिया बेहोश थी और उस पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर जिया अचानक हिलने लगी। उसने अर्णव की गर्दन को गले लगा लिया और वो भी प्रतिक्रिया में कमजोर तरीके से अर्णव को चूमने लगी। इस समय जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अचानक उसके सामने एक लड़के का चेहरा देखा और दोनों एक दूसरे को बेहद अंतरंगता से चूम रहे थे। वो इतनी हैरान थी कि उसे दूर होके वो अचानक चिल्लाई और फिर अर्णव की छाती पर जोर से मुक्का मारा। जिया को बचाने के लिए अर्णव ने अपने शरीर की यांग ऊर्जा का उपयोग किया। अभी अभी जो उपचार हुआ वो भी उसके लिए बहुत थका देने वाला था। उसे अप्रत्याशित रूप से मुक्का मारा गया, जिसे वो 2 कदम पीछे हट गया था। ये वास्तव में उसे गुस्सा दिलाने वाला कृत्य था। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? तभी जिया को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति अर्णव था और वो गुस्से से चिल्लाया, अर्णव, तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की, मैं तुमसे लड़ूंगा। जैसे ही उसने कहना खत्म किया, उसने फिर से अपनी मुट्ठियां लहराई और अर्णव को मारा। अर्णव ने आगे बढ़कर उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली और गुस्से से कहा, अज्ञानी मत बनो।
अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम अब तक यमराजा से मिलने चली गई होती। असंभव। ये स्पष्ट रूप से तुम हो, बदमाश, जिसने मेरा बेहोशी की हालत में फायदा उठाया, जिया ने कहा और अपना दाहिना पैर उठाकर अर्णव की सबसे महत्वपूर्ण अंग की ओर लात मारी। इस लड़की के घातक हमले को देखकर अर्णव ने जल्दी से अपने पैर उसके तलवों के बीच दबा लिए और वे दोनों एक अजीब मुद्रा में खड़े हो गए। क्या तुम कृपया आवेगपूर्ण होना बंद कर सकते हो और मेरी बात सुन सकते हो? अर्णव ने बहुत तेजी से कहा। तुम मूर्ख लड़की, तुम्हारे 3 सहकर्मी बेहोश हो गए थे और मुझे एहसास हुआ कि यहां कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुम्हें रात को यहां आने के लिए मना किया था। लेकिन तुम कहां मानने वाली हो? यहां की बुरी आत्माओं ने तुम्हारी सारी ऊर्जा को चूस लिया था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम अब तक मर चुके होते। बकवास। बहाने ढूंढते समय तुम्हें थोड़ा रचनात्मक होना चाहिए, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलने के लिए इतना हास्यास्पद बहाना बनाया। जिया को अर्णव की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुई। तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अर्णव ने कहा और पकड़ा हुआ जिया के हाथ झटक दिया। फिर एक जादू का मंत्र बनाया और उसके माथे पर जोर से मारा। स्वर की आंखें खोलो। एक जोरदार चीख के बाद उसने जिया की आध्यात्मिक आंखें खोलने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं तुमसे कह रहा हूं, इन बकवास चीजों के बारे में मुझसे बात करना बंद करो। केवल बिना दिमाग वाले लोग ही इस पर विश्वास करेंगे। आह आह, जिया बात करते हुए चारों और आंखें घुमा रही थी। उसने अचानक कुछ ऐसी चीजें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत सारे अजीब चीजें हवा में उड़ रहे थे। कोइयों के सिर्फ सिर हैं, कुछ की आंतें छेदी हुई है और कुछ सिर्फ कंकाल है। हालांकि वो एक उग्र और जिद्दी व्यक्तित्व वाली है और लड़कों के प्रति बहुत पक्षपाती है। जब उसे अचानक इतनी सारी डरावनी चीजें दिखी तो वो डर के मारे चिल्ला उठी और अर्णव की बाहों में कूद पड़ी। अत्यधिक भय के कारण जिया की दोनों लंबी टांगें अर्णव की कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। उसकी बाहें उसकी गर्दन को जकड़ रही थी और उसका सिर उसकी बाहों में दबा हुआ था। उसने अपनी आंखें यथासंभव कसकर बंद कर ली। फिर वो इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। अर्णव को अब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतनी खूबसूरत महिला उसके शरीर पर कोआला की तरह लटकी हुई थी और ऐसी अस्पष्ट मुद्रा के साथ अगर उसके दिल में कोई विचार न हो तो वो एक पुरुष नहीं होता। ठीक है, तुम पहले नीचे आओ। अगर तुम इस प्रकार लिपट कर रहोगे तो मैं हिल नहीं पाऊंगा। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें साहसी होना चाहिए, समझे? नीचे मत उतारो, नीचे मत उतारो। ये बहुत डरावना है। अर्णव के पास उसकी आध्यात्मिक आंखें बंद करने के लिए एक और जादू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और फिर उसने कहा, अब सब ठीक है। अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें देखने के लिए कुछ और भयानक नहीं मिलेगा। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सब कुछ अंधेरा हो गया था और वो अब उन भयानक चीजों को नहीं देख पाया। इससे उसे अच्छा महसूस हुआ, लेकिन वो अभी भी अर्णव के शरीर पर लटका हुआ था। क्या वे राक्षस अभी भी वहां हैं? उन्हें अभी भी वहां होना चाहिए। अर्णव ने असहाय होकर कहा, तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। ये जगह बहुत डरावना है। कृपया मुझे जल्दी यहां से बाहर ले जाओ। इस समय जिया अब पहले वाली मादा टाउसॉरस की तरह नहीं दिख रही थी। बस एक डरी हुई छोटी लड़की की तरह अर्णव की गर्दन को कसकर पकड़े हुए लटक रही थी। मैं इस तरह तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूं? तुम्हारी पकड़ के वजह से मैं चलने में भी असमर्थ हूं। क्या तुम समझ रहे हो? मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें मुझे डराने के लिए किसने कहा? जिया ने उतरने से मना कर दिया। उसे जिया को अपने पीठ की ओर घुमाने और उसे अपनी गर्दन में मुंह छुपाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुद्रा पहले जैसी अजीब नहीं थी और उसके पैर आखिरकार आगे बढ़ सकता था। लेकिन अंत में उसने पाया कि एक नई शर्मिंदगी फिर से आ गई। जिया की मुंह उसको गर्दन की करीब होने की वजह से उसकी गर्म सांसें उसे उत्तेजित कर रहा था। उसकी नाक में लगातार मनमोहक शरीर की खुशबू घुस रही थी। कुछ आभासी काल्पनिक मनमोहक दृश्य भी उसके आंखों के सामने अनिच्छा के बावजूद बार बार आ रहा था। अभी टोफू खाने का समय नहीं था, इसलिए वो केवल जबरदस्ती से मन को दूसरी और हटाने के अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं था। और फिर उसने जिया को एक बच्चे की तरह उठाकर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस पल उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई और वह रुक गया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल खूनी कंकाल अचानक दिखाई दिया। ये चीज हवा में लटकी हुई थी, जिसके चारों ओर अनगिनत दुष्ट आत्मा उड़ रहे थे, जैसे कि ये यहां का राजा हो। अन्य दुष्ट चीजों की तुलना में यह कंकाल इतना शक्तिशाली था कि इसने वास्तव में अर्णव को दमन की भावना दी। जिया ने आश्चर्य से कहा, चलो
आगे बढ़ो, यहां से जल्दी भाग जाते हैं। ज्यादा सोचो मत, ठीक है? बात करना बंद करो, कुछ शक्तिशाली आ रहा है। अर्णव के शरीर में असली ऊर्जा बेतहासा दौड़ रही थी। उसने जिया की रक्षा के लिए शरीर में यांग ऊर्जा को सक्रिय कर दिया था। खूनी कंकाल हवा में लटका हुआ था। यह एक फोर्कलिफ्ट के आकार का लग रहा था, जो अनगिनत काली हवा से घिरा हुआ था। दो काली आंखें सभी प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम लग रही थी, और काला मुंह एक गुफा की तरह था, जो लगातार तीखी गर्जना कर रहा था। इस समय एक तेज गर्जना के साथ खूनी कंकाल ने हमला करने का आदेश दिया। आसपास का बुरी आत्माओं ने अचानक पागल हो गए, और वे एक के बाद एक अर्णव की ओर दौड़ पड़े। हालांकि ये सब उसके शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा को भेद नहीं सकती थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उनमें से एक या दो बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ हमला करने वाली इतनी सारी बुरी आत्मा अभी भी उसकी बहुत ऊर्जा खर्च करवाएंगे। हम अब यहां नहीं रह सकते, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। अर्णव दुष्ट प्राणियों के हमलों का प्रतिरोध करते हुए कम्युनिटी के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से पीछे हटने लगा, और वो खूनी कंकाल एक शांत सेनापति की तरह सब कुछ देख रहा था। उसने खुद हमला नहीं किया, बल्कि अपने आसपास की दुष्ट आत्माओं को निर्देशित करता रहा, जिससे अर्णव की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो कंकाल वाकई डरावना है, लगता है कि उसके पास कुछ बुद्धि है। अर्णव ने मन ही मन सोचा कि उसे यहाँ के दुष्ट फॉर्मेशन को नष्ट करना होगा, अन्यथा जब ये दुष्ट आत्मा एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाएंगी तो वे पूरे राजगढ़ शहर में तबाही ला सकते हैं। जिया अर्णव की पीठ पर लेटी हुई थी। उसके आसपास के भयानक अंधेरे की तुलना में शरीर झुकाने के लिए अर्णव की पीठ और आंखें ढकने के लिए उसकी गर्दन सबसे सुरक्षित स्थान थी। अर्णव की बेहद गंभीर अभिव्यक्ति को महसूस करके उसे पता चल गया कि अर्णव को किसी अकल्पनीय खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो वो खुद महसूस नहीं कर सका। ये देखकर कि दोनों लोग समुदाय के किनारे पर पहुंचने वाले थे, खूनी कंकाल स्पष्ट रूप से अपने शिकार को भागने नहीं देना चाहता था, और अंत में उसने व्यक्तिगत रूप से हमला किया। एक तेज दहाड़ के बाद उसका शरीर अचानक थोड़ा बड़ा हो गया, और उसके काले मुंह से अंतहीन चूषण बल निकलने लगा, और वो उन दोनों की ओर उड़ने लगा। मेरे रास्ते से हट जाओ! अर्णव की 9 सन पाम के बार जोर से प्रहार किया, और सीटी बजती हथेली की हवा खूनी खोपड़ी से टकराई। बस एक धमाका से आसपास की हवा का प्रवाह बहुत कंपन करने लगा। ये खूनी कंकाल स्पष्ट रूप से अन्य दुष्ट प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि इसे अर्णव की हथेली ने खदेड़ दिया था, लेकिन इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो घूम गया और फिर से उस पर झपट पड़ा। इसके नेतृत्व में आसपास के दुष्ट आत्मा पहले से भी अधिक क्रूर हो गए, पहाड़ों और सुनामी की तरह हमला करने लगे। अर्णव ने खूनी कंकाल से कई बार मुकाबला किया, लेकिन ये केवल एक मुकाबला था और प्रतिद्वंदी की ताकत को कमजोर नहीं कर पाया। इसके अलावा यहां येन ऊर्जा इतनी मजबूत है कि ये हर समय खूनी कंकाल को ऊर्जा की भरपाई करती हुई प्रतीत होती थी, जबकि खुद की खपत बढ़ती जा रही थी। अब जिया पहले से बहुत शांत थी और उसने पूछा, क्या तुम बड़ी मुसीबत में हो? चिंता मत करो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं जल्द ही इससे छुटकारा पालूंगा। अर्णव के बोलने के बाद उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और हरे रंग की आग का एक गोला उड़ गया। ये अमृत अग्नि है, जिसका उपयोग केवल नींव निर्माण चरण तक पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। हालांकि अमृत अग्नि का मुख्य कार्य अमृत को परिष्कृत करना है, लेकिन ये सभी बुरी चीजों को रोकने के लिए एक जादुई हथियार भी है। बस इतना है कि अमृत अग्नि को संघनित करने में बहुत अधिक सच्ची ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए वह इसका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। खूनी खोपड़ी का विशाल मुंह लगातार चूषण उत्सर्जित कर रहा था, और अमृत अग्नि के प्रकट होने के बाद इसे भी मुंह में चूसा गया। आह! खूनी कंकाल ने अचानक एक दर्दनाक चीख निकाली, और उसके चारों ओर की काली ऊर्जा तुरंत बहुत कमजोर हो गई, और यहां तक कि उसका आकार भी आधा हो गया। जाहिर है, अमृत अग्नि की इस किरण ने उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपने सामने वाले व्यक्ति की शक्ति को महसूस करते हुए उसने उलझने की हिम्मत नहीं की, इधर उधर घुमा और अंधेरे में गायब हो गया। अर्णव ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वो अब नींव निर्माण चरण में घुस चुका था। अब वो नश्वर चरण में होता तो उसका क्या हालत होता, उसे भी अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रहा है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। यदि वो अधिक तावीज और जादुई हथियार तैयार कर ले तो भी वो इस तरह की बुरी वस्तुओं से निपट सकता है। खूनी कंकाल की चंगुल से बचकर वो जिया के साथ जल्दी से इन हेवन समुदाय से बाहर निकल गया।
10 मिनट बाद वे दोनों शहर की चमकती स्ट्रीट लाइटों के पास वापस आ गए। अर्णव ने जिया की सफेद पीठ थपथपाई और कहा, मिस, हम सेफ प्लेस पर पहुंच गए हैं। उतरने का समय हो गया है। जिया ने घबराते हुए पूछा, क्या वे सब भयानक चीजों में से यहां एक भी नहीं है? नहीं, अभी के लिए वे उस इन हेवन समुदाय से बहुत दूर नहीं आ सकते। ये जगह सुरक्षित है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसे फिर से उस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिया उसकी पीठ से कूद गई। इतने लंबे समय तक रहने के बाद उसे वास्तव में इस दूर होते ठोस गर्माहट के लिए थोड़ा उदासीन महसूस हुआ। ये सोचकर कि वो अभी किसी के शरीर पर लटके कोआला की तरह कैसे दिख रहा था, उसका चेहरा गर्म होने से नहीं बच सका। अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उसने जल्दी से पूछा, तुमने अभी वो अग्नि गोला कैसे बनाई? अर्णव ने कहा, ये एक जादुई तकनीक है, भले ही मैं इसे वर्णन करूं, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। जिया ने फिर पूछा, क्या तुम जादू भी कर सकते हो? तुम एक डॉक्टर हो या जादूगर? बेशक मैं एक प्राचीन चिकित्सा डॉक्टर हूं, अर्णव ने कहा। हालांकि मैं प्राचीन चिकित्सा का उत्तराधिकारी हूं। मेरे प्राचीन चिकित्सा कौशल, मार्शल आर्ट और ताओवादी तकनीकों यानी कि जादूगर तकनीकों के एकीकरण के बारे में बात करती है। जिया ने अपनी ऊंची छाती थपथपाई और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज सच में मौजूद है। मुझे लगा कि ये सब झूठ है। अंतिम समय में आग की गोले की रोशनी से आकर्षित होके जिया ने जो भयावह दृश्य देखा, उसके बारे में सोचकर वो अपने दिल में एक डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये वाकई भयानक था। उसके विचारों को पढ़ते हुए अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि मिस जिया निडर है, फिर भी वे ऐसी चीज से डर जाएंगे। जिया ने उसे घूर कर देखा और कहा, इसमें इतनी शर्म की क्या बात है? मैं एक लड़की हूं, इसलिए इस तरह की चीजों से डरना स्वाभाविक है। क्या तुम लड़की हो? अर्णव ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए पूछा। फिर उसने चंचलता से उसके चारों ओर नजर घुमाई और फिर कहा, यह सच लगता है तुम। इससे जिया को अभी अभी का अस्पष्ट दृश्य याद आ गया। उसके गाल गर्म हो गए। उसने उसे घूर कर देखा और फिर पूछा, बताओ, इस इन हेवन समुदाय में क्या चल रहा है? जब वो काम पर गया तो अर्णव के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने कहा, इस समुदाय में कुछ अजीब है। किसी ने यहां यीन ऊर्जा को संघनित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली संरचना स्थापित की है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि यहां पर्याप्त यीन ऊर्जा है जिससे ये बुरी चीजें पैदा हुए। जिया ने पूछा, क्या पिछले मामले और मेरा सहकर्मी जो कमजोर होकर अस्पताल में भर्ती हुए सब इससे संबंधित है? बेशक वे संबंधित है। उन पागल कर्मचारियों ने पागलपन भरे काम किए क्योंकि उनके शरीर में यीन ऊर्जा के प्रवेश के कारण उन्हें मतिभ्रम हुआ था। आपके सहकर्मियों के लिए भी यही बात लागू होती है, सिवाय इसके कि वे थोड़े समय के लिए समुदाय में रहे और बिना अपनी चेतना खोके बस थोड़े समय के लिए कोमा में चले गए। अर्णव ने कहा, वो फॉर्मेशन जितना लंबा चलेगा, समुदाय में यीन ऊर्जा उतनी ही भारी होगी। अगर ये 10 दिन पहले होता तो आप यहां आने पर ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होते और अचानक कोमा नहीं पड़ते। अगर ये गठजोड़ चलता रहा तो यहां यीन ऊर्जा और भी मजबूत होती जाएगी और बुराई और भी मजबूत होती जाएगी। ये भविष्य में पूरे राजगढ़ शहर के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। जिया ने घबराते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? वो स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी थी और भाटिया परिवार की ताकत के साथ इतने सालों में ये पहली बार है कि वो शक्तिहीन महसूस की। कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में आ गया। जब मैं वापस जाकर कुछ ताबीज और जादुई हथियार तैयार करूंगा तो 3 दिन में यहां की संरचना ध्वस्त हो जाएगी। ओह, ये तो बढ़िया है। जिया को इस समय अर्णव पर बेवजह भरोसा महसूस हुई। उसने राहत की सांस ली और कहा, तो मैं क्या कर सकती हूं? इस जगह को सील कर 2 और 3 दिन के अंदर किसी और को अंदर मत आने दो, नहीं तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। उन चीजों को देखने के बाद जिया को उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं कल सुबह जल्दी ही इस जगह को सील कर दूंगा। और कुछ नहीं, अभी तुम्हें बस इतना ही करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये ठीक है, जिया ने जवाब दिया और आगे फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम आज रात यहां नहीं आते तो मेरा क्या होता? क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? तुम जरूर मर जाते। अर्णव ने कहा, क्या तुमने कभी मम्मियों की तस्वीरें देखी हैं? समय आने पर तुम ऐसे ही दिखते। अगर तुम्हारे शरीर से यीन ऊर्जा को संतुलन में लाने वाला यांग ऊर्जा चूस ली गई होती तो तुम न केवल मर जाते बल्कि तुम बेहद बदसूरत भी हो दिखते। वो लड़की को डराना चाहता था, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं था। हालांकि अगर वो जिया के पास नहीं आता तो वो मर जाता, लेकिन शरीर एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं होता।
यकीनन हर महिला सुंदरता से प्यार करती है। जब उसने ये कहा तो जिया तुरंत डर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो थोड़ी देर के लिए घबराने लगा। वो धन्यवाद, जिया फुसफुसाए। वो बहुत जिद्दी स्वभाव की है। अर्णव ने पहले मिस्टर ऋषिकेश भाटिया को ठीक किया था और टकले वाले आदमी को पीटने में उसकी मदद की थी। हालांकि वो उस समय आभारी थी, फिर भी उसने व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त नहीं किया था। इस बार अलग था। अर्णव ने अपनी जान बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, जिससे इस युवक के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई। अर्णव ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम इस प्रकार मेरा शुक्रिया अदा करोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई? उन बुरी आत्माओं के भयावता के बारे में सोचते हुए जिया ने चिंतित होकर पूछा, क्या कीमत बहुत बड़ी थी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? बेशक ये बहुत बड़ी कीमत थी। क्या तुम्हें पता है कि 20 साल तक संजो कर रखा गया मेरा पहला चुंबन ऐसे ही चला गया? ये कीमत अपूरणीय है। तुम जिया को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव इतना गंभीर होगा। पता चला कि वो खुद को चिढ़ा रहा था। तुम बुरे आदमी हो। तुमने जाहिर तौर पर मेरा फायदा उठाया, लेकिन तुम मेरे ऊपर बेशरम, अर्णव ने कहा। तुम्हें लगा कि मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि उस समय स्थिति कितनी गंभीर थी। अगर मैंने अपने जीवन का बहुत सारा ऊर्जा बलिदान नहीं किया होता तो तुम अब एक मोमी होती। जिया के गाल लाल हो गए और उसने कहा, अच्छा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का एक मौका दूंगी। आज रात जो कुछ हुआ, उसके बाद अर्णव के लिए उसकी भावनाएं घृणा से बदलकर अकथनीय स्नेह में बदल गई थी, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अप्रत्याशित रूप से अर्णव ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, मुझे ये अवसर नहीं चाहिए। जिया के हावभाव बदल गए और उसने गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं? अर्णव ने कहा, जब लोग एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो वे दयालुता का बदला चुका रहे होते हैं। तुम्हारे जैसी हिंसक महिला के लिए किसी के लिए खुद को समर्पित करना दयालुता का बदला घृणा से चुकाना है। तुम्हारी हिम्मत, मैं तुमसे लड़ूंगा, जिया ने कहा और उसने अपनी मुट्ठियां उठाई और लड़ने की कोशिश की। यह देखकर कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी, अर्णव ने उसके पीछे इशारा किया और चिल्लाया, वो बिना सर वाली आकृति फिर से यहां है। जिया ने चीख निकाली और अर्णव को परेशान करने की परवाह किए बिना वो फिर से कोआला में बदल गया और उसके शरीर पर लटक गया। अर्णव मन ही मन खुश हुआ और आखिरकार इस मादा टायरानोसॉरस की कमजोरी को समझ गया, जो भूत बगैरा से उसका डर निकला। लेकिन इस पल अचानक होठों पर एक नरम एहसास हुआ और मिठास का एक संकेत था। ऐसा हुआ कि जिया जल्दबाजी में अपनी स्थिति को समायोजित करने में विफल रहा और उन दोनों ने एक साथ इस तरह फिर से चुंबन लिया। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वे कुछ देर के लिए वहां जम गए, जैसे दो मूर्तियां। थोड़ी देर बाद दोनों लोग धीरे धीरे सदमे से जाग गए, लेकिन वे अलग नहीं हुए, बल्कि प्रेमियों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। जब वो पहले इन हेवन समुदाय में था तो अर्णव ने आसपास की बुरी चीजों के कारण इस पहलू का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब चीजें अलग थी। रात के अंधेरे में और इतनी खूबसूरत सुंदरी को अपनी बाहों में थामे हुए, अगर उसमें इसके कोई लक्षण न दिखें तो वो पुरुष नहीं होगा। सख्ती से कहें तो ये दो लोगों के बीच सर्वसहमति से पहला चुंबन था। काफी देर बाद वे धीरे धीरे अलग हुए। जिया उसके ऊपर से कूद पड़ी और लाल गालों के साथ बोली, देखो, तुमने फिर से मेरा फायदा उठाया। अर्णव ने कहा, महोतरमा, क्या तुम खुद को ठीक कर सकती हो? तुम मेरा फायदा उठाने के बाद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह करने के लिए बहुत आलसी हूं। जिया ने अपना हाथ उठाया और एक टैक्सी बुलाई, उसमें बैठ गया और चला गया। अर्णव ने अपने होंठ चाटे और कहा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगली सुबह अर्णव अपनी मां के साथ नाश्ता किया और फिर कुछ तावीज तैयार करने के लिए सिनेबार पीला कागज और अन्य चीजें खरीदने के लिए बाहर चला गया। अब शहर में ये चीजें खरीदना आसान नहीं था। उसने लगातार कई दुकानों का दौरा किया और आखिरकार एक सुलेख और पेंटिंग की दुकान में सभी सामान एकत्र किए। बाहर जाने के बाद उसने विपरीत दिशा में लोगों की भीड़ देखी और अनजाने में राजगढ़ शहर के सबसे बड़े प्राचीन वस्तुओं के बाजार यानी कि एंटिक मार्केट कोठारी बाजार में पहुंच गया। यदि वो इन हेवन समुदाय में बुरी आत्माओं से निपटना चाहता था तो उसके द्वारा बनाए गए तावीजों की शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि वो एक आसान जादुई हथियार पा सके। हालांकि आज के आधुनिक समाज में
कम और कम साधक है और जादुई हथियार दुर्लभ और दुर्लभ वस्तुएं अवेलेबल है। अब जब वो कोठारी बाजार में पहुंच गया है तो उसने अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ये सबसे अच्छा होगा यदि वो 1 या 2 जादुई हथियार पा सके। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे प्राचीन वस्तुओं वाली गली की ओर चल पड़ा। कहावत है कि प्राचीन वस्तुएं मुश्किल समय में सुनहरे समय से आती है। हाल के वर्षों में देश में प्राचीन वस्तुओं का बाजार बहुत गर्म रहा है। कई लोग यहां भटकना पसंद करते हैं ताकि देख सकें कि क्या वे कुछ उठा सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में टीवी चैनलों ने एक के बाद एक खजाना मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किए हैं। कई लोग अपने दादा के मूत्रालयों को बाहर निकालने और उन्हें पहचानने के लिए उत्सुक है कि क्या उनके घरों में खजाना छिपा है। इस मामले में रिसाव को पकड़ना लगभग असंभव है। प्राचीन वस्तुओं की गली में प्रवेश करते हुए अर्णव दुकान से दुकान तक घूमने लगा। विरासत के कारण प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने का उसका तरीका बहुत सरल था। वो खुद की आध्यात्मिक भावना से स्कैन करके स्पष्ट रूप से देख सकता था। जितने भी प्राचीन वस्तुएं हैं उस पर आभा की अलग अलग डिग्री होती है। आभा जितनी मजबूत होती है वे उतनी ही पुरानी होती है। हालांकि एंटिक मार्केट में कई नकली वस्तु मिल सकती है, लेकिन इस तरह की आत्मा आभा को कोई भी नहीं बना सकता। यह कहा जा सकता है कि उनकी पहचान विधि कार्बन डेटिंग परीक्षण से अधिक सटीक होता है। बस इतना है कि एंटिक स्ट्रीट में पानी बहुत गहरा था। वो आधी गली चला गया और पाया कि उसने जो सामान देखा उनमें से अधिकांश नकली थे। हालांकि उसने कुछ असली सामान भी देखे, लेकिन कीमतें भयावह रूप से महंगी थी, जो उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। वो दूसरी दुकान में चला गया और अंदर घूमता रहा। जब वो जाने वाला था तो अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में स्क्रॉल लेकर बाहर से तेजी से अंदर आया। इस आदमी ने चश्मा पहना हुआ था और वो एक सांस्कृतिक बुद्धिजीवी की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय गुस्सा भरा हुआ था। अर्णव को शुरू में इन चीजों की परवाह नहीं थी और उसका उत्साह देखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में स्क्रॉल देखा तो वो तुरंत रुक गया। वो पेंटिंग आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर कर रही थी, जो कि बहुत समृद्ध थी। पहली नजर में ये असाधारण लग रहा था। बॉस, आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं। आपने मेरा खरीदा हुआ बैग क्यों बदल दिया? अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई स्क्रॉल को काउंटर पर पटक दिया और दुकान के मालिक पर गुस्से से चिल्लाया। मालिक 30 साल का एक नौजवान था। वो दुबला पतला, एक बंदर जैसा दिख रहा था। उसे मोटा सूट पहनना पसंद था, जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी नहीं थी, लेकिन बराबर इधर उधर घूम रही थी। पहली नजर में वो एक मुनाफाखोर लुटेरा की तरह दिख रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी को देखते ही उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उसने कहा, भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैंने अभी अभी तुमसे 20,000 रुपए में प्रसिद्ध आदरणीय मैडम सुप्रिया की सुलेख खरीदी है। जब मैं वापस आया तो ये क्यों बदल गया? तुमने मेरे लिए इसे बदल दिया होगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कहा। दुकान मालिक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप बेतरतीब ढंग से खा सकते हैं, लेकिन बकवास नहीं कर सकते। कोठारी बाजार में इतनी सारी दुकानें, कौन जानता है कि आपने इसे कहां से खरीदी है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में कहा, आप इसे नकारना चाहते हैं, है ना? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसे आपके दुकान से ही खरीदी है। दुकान मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर आपने इसे मेरी दुकान से खरीदी है? हमारे यहां प्राचीन वस्तुओं वाली गली में ये नियम है, एक बार खरीदने के बाद रिफंड या एक्सचेंज की सुविधा नहीं है। आपने खुद गलती की है, आप किसे दोष दे सकते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, अगर मैंने गलत नजर डाली होती तो मैं सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिन्होंने चीजें बदल दी थी। मुझे स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध सुलेख विशेषज्ञ मैडम सुप्रिया की सुलेख कला से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो ये बस सुलेखकार परमेश्वर जी की छोटा सा सुलेख निकला। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ था? दुकान के मालिक ने शांति से कहा, आज मेरे पास इतने सारे ग्राहक आए थे, क्या आपको लगता है मैं याद रख सकता हूं कि आपने कौन सी पेंटिंग खरीदी थी? इसके अलावा सुलेखकार परमेश्वर मौर्य राजवंश में एक महान सुलेखकार थे। वे प्रसिद्ध सुलेख विशेषज्ञ मैडम सुप्रिया से बहुत बड़े हैं और उनकी सुलेख कला प्रसिद्ध सुलेख विशेषज्ञ सुप्रिया की तुलना में अधिक मूल्यवान है। क्या आप फायदा नहीं उठाए? फिर आप नुकसान दिखाने के लिए क्यों आए? अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से कांप रहा था और गुस्से से बोला, लेकिन आपकी ये पेंटिंग स्पष्ट रूप से नकली है। मैंने इस पर 20,000 रुपए खर्च किए हैं और ये 2,000 रुपए के भी लायक नहीं है। दुकान के मालिक ने कहा, आपको असली चीज या नकली चीज खरीदने के लिए केवल 2 आंखों की जरूरत है।
अगर आपने इसे अच्छी तरह से नहीं देखा तो आप किसे दोष दे सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कहा, आप बदमाशी कर रहे हैं। आपको आज ही असली पेंटिंग मुझे वापस करनी होगी, अन्यथा मैं आपके दुकान पर और कभी नहीं आऊंगा। और